अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और नाज़रीन, शो के आगाज़ में कभी कभी आपका दिल चाहता है कि आप ख़बरों से हट के, रोज़ाना के मामलात से हट के कभी कुछ ऐसी बात शेयर करें कि वाकई वो किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो। तो आज के शो के आगाज़ में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि हम ना जाने हर रोज़ बहुत सारे अच्छे काम भी करते हैं, बहुत सारे बुरे काम भी करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि खुद आप प्लान करके एक अच्छा काम हर रोज़ डिसाइड करें कि आपने आज किसी के लिए ये करना है, ताकि आपको पूरे दिन का जब आप एनालिसिस करें, रात को लेटे सोचें कि आज आपने पूरा दिन क्या किया, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, कोई अच्छा काम किया है जिससे किसी को फ़ायदा पहुंचा है, जिससे किसी की परेशानी हल हो गई है। तो आप यकीन मानिए, जब कभी भी आप प्लान करके ये करेंगे और किसी का अच्छा होगा तो आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा। कोशिश करती रहनी चाहिए कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, बजाय इसके हम हर जगह बैठ के कभी किसी की बुराई कर देते हैं, कभी किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपकी नेकियों में भी इजाफा होता है और लोग भी आपके अखलाक की तारीफ़ करते हैं। तो थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए, इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। आज की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, बाहर के हालात भी आपको बताएंगे। शहर में हमने कल देखा ट्रैफिक की सूरत हाल जो थी वो अबतर थी, उस पर भी हमने बात करनी है। आगाज़ कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। आज की पहली खबर हमारे पास है, शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जैम, 30 मकामात पर सड़कें ब्लॉक, लाखों शहरी फंसे रहे। कोरोना के मरीजों के लिए अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ाने की हिदायत, लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन की सिफारिश मुस्तरद। चीनी की किल्लत, कीमतों में अदम इस्तेहकाम का बहरान खत्म न हो सका, गैर मयारी आटे की भी शिकायत। एक्साइज के निकम्मे मुलाजमीन पर तलवार लटकने लगी, 15 अप्रैल तक 90% रिकवरी का हदफ। ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। इन खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर है जी, शहर भर में बदतरीन ट्रैफिक जैम और हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी रही, घंटों गाड़ियों की लंबी कतारें। ये न्यूज़पेपर में भी मेरे सामने पिक्चर्स हैं, हम मनाजर भी आपको दिखाएंगे। मुख्तलिफ शाहराओं पर जितनी भी शहर की अहम शाहराएँ हैं, जिनमें फ़िरोज़पुर रोड, मुल्तान रोड, जेल रोड, केनाल रोड, यहाँ पे ट्रैफिक के हालात बहुत ज़्यादा बुरे रहे, शहरी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहे। जी राव साहब। देखिए, कल 3 से 4 बजे के दौरान ये सूरत हाल जो है वो 4 बजे के बाद सूरत हाल इस तरह की बनी कि शहर के मुख्तलिफ जो पॉइंट्स थे वहाँ पर हमने देखा कि ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह जो है वो मुतासिर हुई। लेकिन उसके बाद से कोशिशां तो रहे जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन रात गए तक सूरत हाल नॉर्मलसी की तरफ नहीं आ सकी। 30 उन पॉइंट्स की आपने बात की है जहां पर जो मेजर पॉइंट्स बनते हैं बड़ी सड़कों के। आप जो शहर का रेडियस है वो तकरीबन 1300 से 1350 किलोमीटर का रेडियस है शहर का, अगर आप इसको वैसे देखें। और मरकजी शाहराएँ जो हैं वो तकरीबन 214 बनती हैं, जिनमें से 28 बड़ी शाहराएँ हैं। तो ये अगर हम पिन पॉइंट करें तो पूरे शहर में ही जो सूरत हाल थी वो पूरे शहर में ही सूरत हाल जो ट्रैफिक की है वो बदतरीन जो रही है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर रही है। अब इस सारी सूरत हाल में जाहिर है जो इंतज़ामिया है या पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, हर इदारा अपनी जो कोशिश तो करता रहा है कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल जो वो रात कोई एक आधी शाहरा शहर की हो ना तो फिर भी ट्रैफिक आपके कंट्रोल में होती है। 1 2 3 4 शाहराएं अगर हैं, आपको पता है कि अगर सिर्फ मॉल रोड को बंद किया जाए तो उस पूरे रेड जोन का जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है, क्योंकि इंटरलिंक्ड हैं तमाम रोड्स। तो यहाँ सूरत हाल तो इससे यकसर मुख्तलिफ थी। हर शाहरा, बल्कि फ़ोन्स भी आ रहे हैं, हालांकि हमारा तो जो फोकस होता है आम दिनों में भी ट्रैफिक का इशू हो
तो ट्रैफिक की शहरियों की रहनुमाई के लिए हमारे रिपोर्टर्स जहाँ पर भी मौजूद होते हैं, जहाँ पर भी ट्रैफिक का इशू हो तो वो कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पर जो टिकर्स हैं कम से कम वो ज़रूर चलें और लोगों को आगाही मिले अगर किसी ने किसी तरफ जाना है। और बल्कि सिटी 42 का तो तुरा इम्तियाज़ भी यही रहा है कि लोग ये क्लेम करते हैं कि हमने अगर किसी तरफ जाना हो तो सिटी 42 निकलने से पहले एग्जैक्टली और कल बहुत सारे लोगों ने सिटी 42 को फॉलो भी किया क्योंकि अपडेट आपको कर रहे थे कि कौन कौन सी शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव है। तो ऑब्वियसली अगर आपने जरूरी कामों के लिए बाहर निकलना है तो फिर आप ऑल्टरनेट रूट जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। आज के हवाले से भी आपको थोड़ा मुहतात रहना है क्योंकि ट्रैफिक की रवानी आज भी शदीद मुतासिर रहेगी। ताहाल काफ़ी जो शहर के पॉइंट्स हैं, फिरोजपुर रोड का जो पॉइंट्स है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। अभी तो चूंकि सुबह के औकात हैं शायद इतना मसला ना हो, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इस तमाम तर सूरत हाल में शहरी जो सड़कों पर थे वो तो परेशान रहे, बहुत सारे लोगों के पेट्रोल इवन के खत्म हो गए गाड़ियों के, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो नहीं पहुंच सके। ये बड़ा मुश्किल रहा है रात, और हर किसी को ये मसला रहा है हर किसी के साथ कि किस तरह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए। बहरहाल ये एक सबसे अफसोसनाक चीज़ इस तमाम सिचुएशन में जो डिफरेंट मीडिया पर भी हमने देखा, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, मरीज जो कि घरों से अस्पतालों में जा रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं, एम्बुलेंसेस फंसी हुई नजर आई। ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इनफैक्ट इसमें यही कमेंट करेंगे जो आपने शुरू में बात की कि कोई एक अच्छा काम करें या मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि अगर आप अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो यकीनन आपका जो कंडक्ट है वो अच्छे की तरफ जाएगा। मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत ही आप ना अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। एग्जैक्टली, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। ये हमारा मजहब भी बिल्कुल ऐसे है। राव साहब अभी भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं शहर में मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम होने की। उमर असलम ने ज्वाइन किया है जो कि इस वक्त बाहर मौजूद हैं। उमर बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं शहर के, ट्रैफिक जैम की खबरें मौसूल हो रही हैं, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या यहाँ पर ट्रैफिक के हालात अबतर हैं? जी उमर कहिएगा। उमर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। जी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की सूरत हाल अभी भी अबतर है। होता राव साहब ये है कि लोगों ने अपने ऑफिसेज जाना होता है, जिन लोगों ने बाज़ारों में जाना है, जिन्होंने अपने कारोबार के लिए जाना है, सभी लोगों को परेशानी रहती है। और कल जो सबसे ज़्यादा रश देखने में आया वो 5 बजे के बाद तकरीबन 8-9 बजे तक था, क्योंकि लोग मार्केटें बंद हुई, अपनी अपनी दुकानें बंद करके कारोबार से फारिग होकर जब निकले तो एकदम ट्रैफिक शहर की संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। देखिए इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा शहरियों को कल परेशानी का सामना करना पड़ा है। फ्यूल ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर किसी को ये इल्म नहीं था कि किस वक्त तक वो अपने घर पहुंचेंगे। जाहिर है अगर कोई अचानक किसी मार्केट में है तो मार्केट्स तो 6 बजे बंद होती हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको 10-12 घंटे आपको सड़क पर खड़ा करना पड़े, सड़क पर अगर आप खड़े हैं और इसी इंतज़ार में कि कब ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर होती है, तो फिर आपके लिए इससे ज़्यादा अजियत जो है वो और क्या होगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ये इस तरह की है। तो ऐसे में बस इसी नोट पे कि कम से कम आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। इससे ज्यादा और कोई हमने तो ये देखा कि शहर में एक आधी शाहराह पर जब ट्रैफिक जैम होती है तो शहर में पूरी ट्रैफिक चौक होकर रह जाती है। तो जब 30 मकामात पर ट्रैफिक का बुरा हाल होगा तो अंदाजा किया जा सकता है कि पूरे शहर के क्या हालात होंगे। उमर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। उमर कहिएगा कहां पर आप मौजूद हैं और इस वक्त शहर में क्या सिचुएशन है, सूरत हाल क्या है ट्रैफिक के हवाले से? ये ना बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने भी, आप इस तरह बात करी थी राउदुल शाम से कि ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जाम भी है। उस वक्त अगर बात करें तो मैं अमीर चौक कॉलेज रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो मुजाहरा हो रहा है और इसी वजह से जो है वो ट्रैफिक भी जैम है। लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है क्योंकि 10 बजे का टाइम और ये दफ्तरी औकात कार का टाइम होता है। लोग अपने अपने कारोबार के लिए या दफातर की तरफ रुख कर
आज नहीं, क्योंकि कल भी जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम की वजह से शहरी जो है वो ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। इसी तरीके से आज भी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल जो है वो वैसी ही है। यहाँ पर इस वक्त कॉलेज रोड टाउनशिप के हवाले से अगर बात करें, जो अमीर चौक है, अमीर चौक के मकाम पर टायर जलाकर एहतजाज किया जा रहा है, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, जिसके बायस शहरी मुतबादिल रूट की तलाश में है और यहाँ पर जो है वो शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच उमर। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और आपको अपडेट रखने का मकसद ये है कि गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह की सिचुएशन में अगर आप घर से बाहर ना निकले, सफ़र ना करें तो ही बेहतर होता है। फहद भट्टी की तरफ मैं चलती हूँ। फहद, कहाँ मौजूद हैं और यहाँ क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, शादरा चौक पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसे शहर का दाखिली रास्ता भी कहा जा सकता है। इमामिया कॉलोनी और शादरा चौक रास्ता जीटी रोड दाखिल होने के लिए शहर में यही रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। तो इमामिया कॉलोनी फाटक को मुजाहिरीन की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था, जिसकी वजह से शहर से बाहर जाने वाली और शहर में दाखिल होने वाली जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल थी। मगर जो है इस रास्ते को भी, इमामिया कॉलोनी फाटक को भी अभी खोल दिया गया है, पुलिस की जानिब से खुलवा दिया गया है, जहां पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर है। उसके अलावा शादरा मोड़ पर भी एहतजाज जो है वो खत्म करवा दिया गया है। शादरा मोड़ का रास्ता जो है वो भी खुला है और उसके अलावा जो सकिया वाली साइड है और बेगम कोट वाली साइड है, वहां पर भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो बेहतर है। उसके अलावा जो शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं, जैसे स्कीम मोड़ का इलाका, वहां पर एहतजाज जारी है। अच्छा फहद, ये कहिएगा ट्रैफिक की तो ये सूरत हाल है, वार्डन्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी को किसी हद तक कंट्रोल किया जाए। क्या कुछ ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को बताया जाए कि ये रूट्स हैं जहां पर ट्रैफिक का इस टाइम दबाव है, ऑल्टरनेट वे वो इख्तियार कर सकें? कुछ ऐसा किया गया प्लान सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है कि चुंगी अमर सदू शंघाई पुल का जो इलाका है वहां पर एहतजाज जारी है। उसके अलावा अबीर चौक पर एहतजाज जारी है और स्कीम मोड़ पर एहतजाज जारी है और मोलन माल का जो इलाका है वहां पर भी मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तो जहां पर रोड ब्लॉक है वहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि उसकी जानिब जो है वो सफर ना किया जाए, या जो वहां के रहायशी है वो उसका मुतबादल रास्ता जो है उसको यूज करते हुए अपने रास्ते को या अपनी मंजिल मकसूद पर जो है वो पहुंच सकते हैं। जहां पर ट्रैफिक जैम है, रास्ता बंद है, वहां पर ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, जो शहरियों को रास्ता फराहम कर रहे हैं या रास्ते से मुतल्लिक आगाही दे रहे हैं कि आप लोग फलां रास्ते से होते हुए या मुतबादल रास्ते से होते हुए अपनी जो है मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं या फलां रास्ते को अपनाते हुए अपने सफर को बेहतर रख सकते हैं। मगर जहां पर रोड ब्लॉक है वहां पर पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी तैनात है ताकि शहरियों को जो है वो मुतबादल रास्ता फराहम किया जा सके। चलिए, थैंक यू सो मच। फहद भट्टी, उमर असलम हमारे साथ मौजूद थे और शहर में इस वक्त ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है उमर और फहद हमें अपडेट कर रहे थे। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे शहर में कौन कौन सी शाहराहों पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो मुतासर है। फिलहाल हमने ब्रेक लेनी है, जब वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कोरोना के मरीजों की सूरत हाल जो कि बिगड़ती चली जा रही है। अब प्लान ये किया जा रहा है जी अस्पतालों में गुंजाइश जो है वो मरीजों के लिए बढ़ाई जाए। इस तमाम हालात के बावजूद कल हमने देखा कि लॉकडाउन के ऑप्शन पे जो गौर किया जा रहा था उसको मुस्तरद कर दिया गया। इस खबर को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं वापस आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर से आपको अपडेट करते हैं जी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है। और अपडेट रखने का मकसद ये है कि जब भी आप घर से निकलें आपको पता हो कि कौन कौन सी शाहराह पर इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है, ताकि आप ऑल्टरनेट रूट जो है वो इख्तियार कर सकें। मुख्तलिफ शाहराहों पर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर है और शहरी जो कि घरों से अपने दफातर जाने के लिए निकले हैं, अपनी दुकानों पे जाने के लिए निकले हैं, वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त कोमल बाहर मौजूद हैं, उनकी जानिब रुख करते हैं। कोमल, बताइएगा कहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर क्या हालात हैं? में मौजूद हूँ। यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। अगर मेरे कैमरामैन अबू बकर शान आपको दिखा सकें तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, ट्रक लंबी कतार में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो रही है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या वजह है इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आपको किन मुश्किलात का जो है वो सामना हो रहा है? जी बताइएगा। जी मेरा नाम आरिफ भट्ट है, मैं वाल्टन रोड का रहायशी हूँ और मैं गज्जू मत्ता में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। और मैं कल कोई तकरीबन 6 बजे निकला हूँ और रात 9:30-10 बजे के करीब मैं घर पहुँचा हूँ। और जैसे तैसे लंबी लंबी कतारें हैं, ख़वातीन, बच्चे,
बूढ़े, सब कोई पैदल आ रहा है, कोई सड़क क्रॉस करके, कोई लिफ्ट लेके आ रहा है। लेकिन मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर इंतज़ामिया है, उनका नाम कहीं है, निशान है, तो वो आके प्लीज़ ये देखें ज़रूर आके। अभी भी मैं जनरल हॉस्पिटल के पास ये ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, चुंगी अमर सद्दू। जी सर, बताइएगा ट्रैफिक की जो सूरत हाल है उसकी वजह से आपको क्या मुश्किलात का सामना है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये बड़ी खुशी की बात है कि चलो इंतज़ामिया नहीं तो कोई मीडिया वाला आ तो गया जो हम लोगों की परेशान हाली को बयान कर सके। देखने का मौका तो नहीं है किसी के पास, ये कैमरामैन धूप में और आवाम सड़ मर रही है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से भी काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। जो बाइक वाले हैं वो तो किसी तरह मुतबादी रास्ता इख्तियार करके अपना रास्ता बना रहे हैं, लेकिन गाड़ियों वाले क्या करें, गाड़ियों वाले इस लंबी कतारों की वजह से फंस कर रह गए हैं। मिनटों का रास्ता जो है वो घंटों पर सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह बाइक पर भी जो लोग मौजूद हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, आगे किस तरह से ट्रैफिक ब्लॉक थी, लोग जो हैं वो वापस आ रहे हैं। तो ट्रैफिक के ये हालात हैं शहर में। गैर ज़रूरी तौर पर अगर आप सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। जब आप घर से निकलते हैं, घंटों आपको कतारों में लगे रहना पड़ता है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी इस टाइम यही है कि आप या तो अपडेट रहें, हम लोग आपको अपडेट रख रहे हैं कि कौन कौन सी शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम जो है मुतासिर है। अदरवाइज़ एक कोशिश ये भी की जा सकती है कि गैर ज़रूरी तौर पर ना निकले। खैर, इस सिचुएशन से तो हमने आपको अपडेट रखना ही है। अब जो खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, मरीजों के लिए अस्पताल में गुंजाइश बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन इन हिदायत पर अमल होता भी है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राव साहब, देखिए, कोरोना की सूरत हाल बतदरीज जो है वो बदतरीन होती जा रही है, और इस सारी सिचुएशन में हमने देखा है कि जो इदारे हैं वो हर रोज़ नए जो अहकामात है वो सादर फरमा रहे हैं। अब आपके पास इस वक्त जो फील्ड हॉस्पिटल है वो एक्सपो का है, और इस सारी पिक्चर को अगर हम अब देखें तो डे बिफोर यस्टरडे, और हमने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की थी। हमारे रिपोर्टर जाहिद चोई साहब ने एक बड़ी अहम जो डेवलपमेंट थी, जो इनको हम डेवलपिंग स्टोरी कहते हैं, कि जो अफ्रीकन वायरस है वो कैसे वो आया, और उसके बाद से फिर पहले तो हम यूके जनरेटेड कह रहे थे वायरस, और उसके बाद फिर अफ्रीकन वायरस की भी बात हुई। अब ये वायरस जो है वो खाली चाइना का नहीं रहा, अब ये मुख्तलिफ ममालिक का जो है वो रूप धार के और यहाँ पर हमलावर है। आपको मैं बताऊं कि जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी जब कोविड की फर्स्ट लेयर थी, तो मुझे याद है उस वक्त तमाम इदारे मुतहरिक थे, और कम से कम जो लोग बैनुल-अक़वामी जो आते थे लाहौर एयरपोर्ट पर दीगर फ्लाइट से, तो उनको बाकायदा क्वारंटीन किया जाता था। सर, अब तो मुझे बताएं, मुझे लगता है कि एनसीओसी भी सो रही है, पंजाब हुकूमत भी सो रही है, पीडीएमए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी सो रही है। क्या इनको ख्याल नहीं, अगर हमारा कोई पाकिस्तानी अगर किसी मुल्क में जाता है, आपकी नेशनल टीम गई है तो उनको क्वारंटीन करना पड़ा है, तो यहां पर ये क्वारंटीन का जो इन्होंने खत्म कर दिया है, क्यों क्वारंटीन तो खत्म किया? अब मुझे बताएं कि टेस्टिंग सिस्टम, आपका टेस्टिंग सिस्टम जहां पर होना चाहिए वहां पर है नहीं। पहले जब फर्स्ट लेयर आई तब हमने बात की कि ईरान से और जो ज़ायरीन है, और उसके बाद हम अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करें इस पर, जो कल लॉकडाउन के ऑप्शन को मुस्तरद किया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन तो प्राइम मिनिस्टर वाज़ेह कह चुके हैं कि लॉकडाउन तो किसी सूरत नहीं लगेगा। अलबत्ता माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जो टर्मिनोलॉजी ना, वो कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है, और उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। उस पर भी अगर अमल दरामद होता तो शायद सूरत हाल बेहतर होती। एक है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आप जाए, जिस तरह से माजी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गई और उसके आपको सम्राट भी मिले। आपको याद होगा कि पूरा जो वॉल्ड सिटी है उसको बंद किया गया। 8 बड़े इलाके थे जिनमें गुलबर्ग, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, स्मार्ट लॉकडाउन भी तो किया हुआ है। राव साहब, उसको किस तरह से लेके चला जा रहा है, यही तो चीजें समझ से बाहर है ना। जब आप स्मार्ट लॉकडाउन हो या माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन हो, जब उसके प्रोटोकॉल्स पूरा नहीं करते तो तब तक जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगा कि क्यों आपने जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उनको खुला छोड़ दिया, और जहां से कोई आ रहा है वो सीधा अपने घर में या जा रहा है, क्यों उनको नहीं रखा जा रहा क्वारंटीन, क्यों उनको क्वारंटीन नहीं किया जा रहा? कम से कम 3 से 4 दिन कर ले, उनके टेस्ट कर ले, और वो जब नॉर्मल हो उनको घर जाने की इजाजत दे।
अगर आपने देखिए यूके ने आप पर सफरी पाबंदियां लगाई और मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से भी इस तरह की सूरत हाल है, आप ऐसा काम क्यों नहीं कर रहे कि कम से कम जो आए उसको रख तो सकें कहीं पर, आप कोई होटल पे रख दें, कोई उनके अपने एक्सपेंडिचर्स पे करवा दें। लेकिन मजाल है यहाँ पर जो ट्रेसिंग का सिस्टम था वो तो ये नहीं समझा जा रहा कि एयरपोर्ट पर आप टेस्ट की फैसिलिटी दे दें। कल हमारे साथ नवीद मलिक साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरह एयरपोर्ट पर नाकिस इंतजामात हैं, ना तो टेस्ट की फैसिलिटी है। मुझे बताएं, इतने लोग जो यूके और अफ्रीकन कंट्री से आए हैं, क्या वो समुद्री रास्ते से आए हैं? बिल्कुल लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे हैं और उनकी तादाद बिल्कुल कम थी। अब उसको यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह से सारे शहर को आपने दाव पर लगवा दिया। और कोई खुदा का खौफ करें, कम से कम उनकी टेस्टिंग का अमल तेज करें, उनके लिए कोई फैसला ऐसा करें कि कम से कम जो आपने खुद पहले करके दिखाया है, 58,000 लोगों को आपने पहले एंटरटेन किया, उनको क्वारंटीन किया मुख्तलिफ मकामात पर, तो अब क्यों नहीं कर सकते? कम से कम अगर और इन हालात में जब आप किसी भी किस्म के जब आप किसी भी किस्म के रिस्क के मुतहम्मिल नहीं हैं, एक तरफ आप अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है, इसको रोकना है। परहेज इलाज से बेहतर है। आप इक़दामात को लेकर छोड़ दिया अस्पतालों में जगह बढ़ाने का वैक्सीन लगाई और उसके बाद फिर सारी जो पाबंदियां हैं वो आपकी नाहली की वजह से सारी पाबंदियां जो है वो कारोबारी। एक और यहाँ पे महकमा सेहत की गफलत का जिक्र कर लेते हैं जी। शादमाग डायग्नोस्टिक सेंटर है जहाँ पर एक्सरे, सीबीसी, अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब हैं। इन हालात में आपके हेल्थ के मसाइल कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। मशीनें मुख्तलिफ अस्पतालों से, जाहिद साहब भी हमें अपडेट करते रहते हैं कि ख़राब पड़ी हैं। अब इसको किसने देखना है, किसने इस पर नज़रसानी करनी है, ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। शादमाग डायग्नोस्टिक सेंटर ने एक भी तशखीसी सहूलत मैसर नहीं। महकमा सेहत हालत इज़ार बेहतर करने के बजाय गैर संजीदा है। कहाँ जाए मरीज? राव साहब, मरीज बेचारे कहाँ जाएं? मरीजों के लिए अब तो आप ये ना कह दीजिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सुकून आपको कब्र में मिलने। आपको देखिए, आपने घबराना नहीं है, आप तो काम कहीं घबरा जाते हैं। मैंने यही कहा है कि आप मत कह दीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब होता है कि आगे देखिए होता है क्या। तो ये सारी जो गुफ्तगू में रहेगी गवर्नेंस, आपको गवर्नेंस, दावे, वादे, ये गुफ्तगू और कागजात में नजर आएंगे, प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहे। हालात के बावजूद ये सब अच्छा की रिपोर्ट देता कौन है? मुझे ये बता दें, और कहां से दे देते हैं ये रिपोर्ट? जिन्होंने देनी है रिपोर्ट वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जो अस्पतालों में कभी विजिट नहीं करने जाते, जो विराजमान है इस वक्त, वो ऑब्वियसली वही रिपोर्ट देते हैं। लेकिन रिपोर्ट से काम चलेगा नहीं। ये 10 से 11 करोड़ आबादी का सूबा है और ऐसे लगता है कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज यहाँ पर है ही नहीं। एक तरफ हम देखते हैं कि ये दावा किया जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा मुल्क की तारीख में जो आखिरी जो 10 साल या 8 साल हैं, इनमें इंसानों पर इन्वेस्ट किया गया है। अब मुझे बताएं कि क्या अगर आपने इंसानों पर इन्वेस्ट किया है तो क्या वहाँ पर वहाँ का फार्मूला यहाँ नहीं अप्लाई हो सकता? तो यहाँ भी तो इंसान ही है, यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर आपका सारी जो कंसंट्रेशन है आपकी वो उन पॉलिसीज़ पर है जिनके समरात आपको इज्तिमाई तौर पर नहीं मिल सकते। आपने जो फोकस करना है, अब हमने कोविड की बात कर लें, कोविड के हवाले से आप जितना आपके एक्सपेंसेस अभी हो रहे हैं उसके मुकाबले में 10% होगा अगर सिर्फ आप अपने एयरपोर्ट को स्ट्रीमलाइन कर लें, वहां से आने वाले लोगों के लिए अच्छी जगहों पर बंदोबस्त कर लें, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। तो आप डायग्नोस्टिक सेंटर की जो बात कर रहे हैं, तो आए रोज़ जो पब्लिक सेक्टर और बहाना राव साहब कोविड का करके ना इन तमाम चीजों से बरी जिम्मा हुआ जा रहा है कि आपकी तमाम कैपेसिटी, तमाम मशीनरी कोविड की तरफ है। कोविड के हालात कौन से बेहतर हैं, वहां पर आप कौन सा मरीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? आज भी पूरा 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी टेस्ट की सहूलत को आप आम नहीं कर सके। टेस्ट के लिए लोग दर बदर फिर रहे हैं। अस्पतालों में अभी भी बातों की हद तक ये कह रहे हैं कि गुंजाइश बढ़ानी है, ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद नहीं है। ये हालात हैं, ये संजीदगी का आलम है, तो किस तरह से आप तस्वुर भी कर सकते हैं कि सेहत के हालात बेहतर होंगे? खैर, अल्लाह ताला ही हाफिज है। ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे कुछ बात करनी है हमने। चीनी की किल्लत, कीमतों में अदम इस्तेहकाम का बहरान खत्म ना हो सका, गैर मेयारी आटे की शिकायत भी आने लगी हैं। अब माह मुबारक में लोगों ने खरीदारी करनी है, अब ये माफिया मुतहरिक है,
कौन लोग हैं जो एक तो गैर मेयारी चीजें बेच रहे हैं, दूसरा कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, और जिन्होंने दावे ये किए थे कि कीमतों पर जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, गिरा फरोशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो कहाँ हैं? बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर यह है कि चीनी की किल्लत, कीमतों में अदम इस्तेहकाम का बहरान खत्म नहीं किया जा सका। दावे बड़े बड़े किए गए थे कि चीनी की किल्लत जो है वो पैदा नहीं होने दी जाएगी, माफिया गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। राव साहब, कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? कार्रवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम बात करें, रोज़ाना चूँकि फुटेजेस भी आती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि मुतहरिक है, काफ़ी हद तक है, लेकिन अच्छा मुतहरिक है तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? क्या संभालना मुश्किल हो गया है? मैं आपको अर्ज करूं कि सूरत हाल ये है कि आपका सारा फोकस जो है वो चीनी के स्टॉकिस्ट की तरफ चला गया है, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी इस पकड़ धकड़ में आएंगे जिन्होंने स्टॉक जो है वो, जाहिर अगर किसी का मेगा स्टोर है तो उसने चीनी अगर ख़रीदी है तो उसने कहीं ना कहीं तो रखनी है। तो मेरे ख्याल से उन लोगों को भी मार्जिन देना चाहिए। लोगों को एतमाद में लेने का जो रुझान है वो जो दम तोड़ गया है, एतमाद में नहीं लिया जाता। यानी सिर्फ 40 या 45 सुपर स्टोर्स हैं शहर में, बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप उनको लें और उसके बाद फिर किराना स्टोर मर्चेंट एसोसिएशन है, उनको आप एतमाद में लें, तो मेरा ख्याल है सूरत हाल कदरे बेहतर हो सकती है। लेकिन चूँकि हमने हर चीज़ को जब कार्रवाई करनी है तो माफिया ही कहना है, तो फिर इस तरह से मामला नहीं चल सकते। अब अच्छा, हालत ये है, राव साहब कमिश्नर साहब बड़े मुतहरिक थे, उन्होंने बोला कि चीनी पे कीमत पे जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। देखिए, आपने 85 रुपीज़ चीनी कर दी, लेकिन जो गली मोहल्ले का स्टोर पर बैठा है, हमने खुद भी देखा है, जब तक उसको आप 83 रुपये में चीनी मुहैया नहीं करवाएंगे तो किस तरह मुमकिन है कि वो 85 रुपये में फरोख्त करे। आज भी 105 और 110 रुपये चीनी गली मोहल्लों में महज इसलिए है क्योंकि अकबरी मार्केट, अकबरी मंडी में जब चीनी जो है वो उनको नहीं मिलेगी उस रेट पर, तो किस तरह से मुमकिन है अगर किसी ने 100 रुपये की खरीदी है तो वो आपको 15 रुपये अपना नुकसान करके वो किस तरह से फरोख्त कर सकता है। सबसे पहले आपने रसद को यकीनी बनाना है। रसद जब तक यकीनी नहीं बनाते एक्स मिल रेट पर, तब तक चीनी जो फरोख्त का ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फरोख्त का मामला है, तलब और रसद में बैलेंस रखने का मामला है। दूसरा, सब स्टैंडर्ड होने की शिकायत भी बड़ी आ रही है चीनी के साथ। अब आटे की भी यही शिकायत आ गई है कि जी नाकस जो है वो आटा है और गैर मेयारी है। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि आया आप सस्ती चीजें अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपको चीनी 85 रुपीज़, जो रमज़ान बाजार है वहाँ पर 65 रुपीज़ की मिल रही है, और जाहिर है उस पर 20 रुपये से जायद की सब्सिडी है फी केजी। तो इसी तरह से आटा जो मार्केट में सब्सिडी है, कम कीमत में मिल रही है, तो क्या आप सब स्टैंडर्ड चीनी ले लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीनी इस वक्त मार्केट में मौजूद है, मैं नहीं समझता कि वो सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि सारी लोकल सारी चीनी आपकी लोकल है। ये वो इम्पोर्टेड चीनी नहीं है जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि पाउडर नुमा या बिल्कुल ब्रीक चीनी है, जो कि जब चीनी इंपोर्ट की गई तो ये इम्पोर्टेड चीनी नहीं है। मैं इस बात से कम अज़ कम आपकी इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो चीनी है, आप मेरे साथ प्राइस की बात करें, लोग कह रहे हैं आप मेरे साथ प्राइस की बात करें, जरूर करें। चीनी लोग कह रहे हैं पाउडर की 85 रुपीज में, जहां पर आप 1 चम्मच डालते हैं वहां आप 3 चम्मच डाल रहे हैं, तो चीनी की मिठास नहीं है। मैं आपको अर्ज करूं कि फिर आपने अगर अच्छी चीनी लेनी है तो उनको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। ये तो लोगों की शिकायत है। ये वो बातें हैं जो आप शायद आपने, मुझे लगता है आप अच्छी वाली चीनी महंगी खरीद लेते हैं, इसलिए देखिए इस वक्त सारी लोकल चीनी जो है वो फरोख्त हो रही है। एक बात जो इशू है वो ये है कि 85 रुपीज में आम मार्केट में फरोख्त एक चैलेंज है। असल जो बात है चीनी की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नो, चीनी की जो क्वालिटी है उस पर मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि सारी चीनी इस वक्त मुकामी जो मिल्स हैं उनकी आ रही है, और उसमें कोई इंपोर्टेड चीनी किसी जगह पर भी मौजूद नहीं है। हमने रमजान बाजारों से अपने रिपोर्टर्स को लाइव लेना है। मैं क्वालिटी की बात उनसे जरूर बिल्कुल आप उनसे पूछें, आटे की क्वालिटी की आप जरूर बात करें।
आटे की क्वालिटी के हवाले से ज़रूर सवालात उठाए जा रहे हैं। और चीनी के हवाले से जो इशू है वो आपको बताते हैं क्या है कि चीनी की फरोख्त के दौरान फिंगर मार्किंग की जा रही है। फिंगर मार्किंग पर ख़वातीन ने ख़ास तौर पर गुज़िश्ता रोज़, मैं भी एक रमज़ान बाज़ार में था तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका कि ये तो वोट डालने के लिए या पोलियो के कतरे थोड़ी पीने आए जो हमें फिंगर मार्किंग की जा रही है। तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नमेंट, दूसरी जानिब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके मुताबिक के कम अज़ कम इस चीनी को, सब्सिडाइज चीनी को हर शख्स तक पहुंचाने के लिए ये जो है वो इकदाम उठाए गए हैं। और पोलियो के जो वर्कर्स हैं उनको बिठाया गया है ताकि चीनी जो है वो हर तक पहुंचे। अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आऊँगा कि आपने जो बड़े स्टोर्स हैं वहां पर चीनी जबरदस्ती 85 रुपए में फरोख्त करवा रहे हैं। आटा क्यों गैर मेयारी है? और चलें, ये आटा गैर मेयारी इसलिए है, आटा के हवाले से भी हमने कल डीसी लाहौर से बात हुई तो वो तो ये क्लेम करते हैं कि इसमें ऐसा इशू नहीं है, लेकिन बिल्कुल इशू है। उसकी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। उसमें अब फूड डिपार्टमेंट को और जो फूड अथॉरिटी है इनको अपना किरदार, इसकी जो क्वालिटी आनी चाहिए मार्केट में वही आए। और फ्लोर मिल्स के हवाले से भी जो है वो उनको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। इससे ज़्यादा क्या बात करें कि रमज़ान शरीफ है, रमज़ान में आप किस तरह का आटा फरोख्त कर रहे हैं। मतलब जो शहरी भी इस पर बात करते हैं कि वो रबर नुमा ये आटा है जिसपे और उसकी रोटी बनाना भी शायद बहुत मुश्किल काम है और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल हो रहा है। उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, फूड अथॉरिटी को और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो चीज़ कही गई है वो मिले, क्योंकि पैसा आवाम को सब्सिडाइज आटा देने का ये मतलब नहीं है कि आप उनको जो मर्जी जो है वो कर लें, क्योंकि इससे आप किसी के लिए कुछ बेहतर नहीं कर। फ्लोर मिल्स को तो पैसे मिल ही रहे हैं ना, ऐसे या मजीद मुश्किलात बढ़ा देते हैं। ब्रेक पे नाज़रीन हमने जाना है, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे एक्साइज के मुलाजमीन की जिनके लिए अब कुछ मुश्किल नजर आ रही है। 15 अप्रैल तक 90% रिकवरी का हदफ दे दिया गया है, मुमकिन कैसे बनाएंगे? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर यह है कि एक्साइज के निकम्मे मुलाजमीन पर तलवार लटकने लगी है। 15 अप्रैल तक 90% रिकवरी का हदफ दे दिया गया है। राव साहब मुकम्मल कर पाएंगे हदफ? देखिए, एक्साइज को कहा जाता है पंजाबी में कमाऊ पुत है पंजाब गवर्नमेंट का, और उतना ही लोगों के नाक में दम करके रखा है। उतनी खराबियां हैं। यस, नंबर प्लेट्स की बात कर लें तो नंबर प्लेट्स जो है वो कई साल बाद शहरियों को नहीं मिलती। पैसे फौरी तौर पर ये डिडक्ट करते हैं जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे गाड़ी की, और इसी तरह से ही ये सूरत हाल है। और जो रिकवरी की बात हो रही है, ज़ाहिर है रेवेन्यू रिकवरी के टारगेट्स जो है वो इनको दिए जाते हैं, जो मुतलका जो इनकी जोनिंग हुई है ऑलरेडी कि किस जोन में है और रिकवरी करनी है, तो उसमें अब निकम्मे उनको इसलिए कहा जा रहा है। अब आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा और अपने उन ऑफिसर्स को निकम्मे कह दिया जिन्होंने 26 अरब की रिकवरी की भी है। अब सूरत हाल ये है कि चूँकि थ्रू आउट आपको ये दूसरा साल है मुसलसल, जो दूसरे साल में दाखिल हो गया आप कोविड की सिचुएशन के बायस, तो ऐसे में रिकवरी तो ज़ाहिर है आप जब लोगों को ये प्रॉपर्टी टैक्स बुनियादी जिससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसका सेगमेंट प्रॉपर्टी टैक्स और मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, दो ये बड़े इकदाम है। और तीसरा जो लिकोर का लाइसेंस या उसकी मद में जो पैसा जनरेट होता है, तो इसमें रेवेन्यू टारगेट्स के हवाले से अब नए अहदाफ जो है वो दिए हैं इनको। और अब ये भी वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर अपनी पोस्टिंग बचानी है तो इस हदफ को आपको पूरा करना है। मेरे ख्याल से अब कुछ काम हो जाएगा। एग्जैक्टली, इससे नहीं होगा, ये रूटीन में ही चलना है। ऐसे ही सबको इसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा। और एक्साइज के हवाले से तो ज़ाहिर है अब डीजी जो है वो बड़ी साले सईद साहिबा बड़ी मुतहरिक ऑफिसर है, और अगर उनके होते हुए टारगेट्स पूरे नहीं हो सकते तो मेरा नहीं ख्याल के कभी होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी जो वर्किंग होती है, हमने उनको बतौर डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी हमने देखा काम करते हुए। और अब जो सूरत हाल है, रेवेन्यू के अहदाफ को पूरा करना ज़ाहिर है टास्क है इस सारे इन्वायरमेंट में, जबकि कोविड है और बिजनेस लोगों के जो है वो बंद हैं, आप टाइम दे नहीं रहे हैं,
दूसरी जानिब आप रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ तो बड़ा जोर दे रहे हैं, लेकिन लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। लोगों को रिलीफ ज़रूर देना चाहिए। इसमें हर चीज़ में गवर्नमेंट ने चूँकि ये सोचा हुआ है कि पैसा ज़रूर कमाएं, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कोई रिलीफ भी लोगों को दे दें। अगर नई रेवेन्यू कलेक्शन 1 साल होगी तो कुछ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अलबत्ता लोगों को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और इस सूरत हाल में लोगों को रिलीफ देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र किया है जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने भी, और उसके साथ साथ जो कारोबारी लोग हैं उन्होंने भी बहुत सफ़र किया है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन अब देखिए जो नए रेवेन्यू अहदाफ हैं, सोच होता है कि आप अहदाफ के साथ साथ ये भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि कम से कम लोगों के मसाइल भी हल करें। जो आपके पास एक बड़ा बैकलॉग पड़ा है नंबर प्लेट्स के हवाले से, स्मार्ट कार्ड के हवाले से, ये चीजें ये आप क्यों बात कर रही हैं? नंबर प्लेट्स क्यों दे दें? नंबर प्लेट्स यानी सिर्फ आप फिर यही बात कर रहे हैं कि आपने अपनी जेब भरनी है, अपना टारगेट पता नहीं कितनी मरतबा, दर्जनों मरतबा तो इन्होंने ये स्टाइल चेंज किया, अब ये स्टाइल होगा, अब ये नंबर प्लेट का स्टाइल होगा, और अभी भी कुछ पता नहीं कि दोबारा चेंज कर दें। तो इस सारी इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट किसी एक चीज पर ठहराव नहीं है। चले हम एक्साइज को ये कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, और लोगों के मसाइल भी कुछ हद तक हल कर लें, क्योंकि ये आपका असल काम है। रेवेन्यू बढ़ाना है, बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, लेकिन असल में लोगों के जो मसाइल हैं उनको भी कवर करें। थैंक यू सो मच राव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। शहर में इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो चल रहा है वो है जी, शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक का मसला जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है और बुरी तरह शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहर की अहम शाहराहें जिनमें हम जिक्र करते चले, शाहदरा, चुंगी अमर सदू से आपको अपडेट भी किया। इसके अलावा मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। शहरियों के तासुरात भी आपने सुने। गुज़श्ता रोज़ भी यही सूरत हाल रही। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की सूरत हाल अबतर थी, लंबी कतारें थी। इस वक्त भी मनाजिर आपको जो दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं। ताहद्दे निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, चिंची रिक्शा, एम्बुलेंसेस, ट्रक, हर तरफ शहर में जो है वो ट्रैफिक का अज़्दहाम नजर आ रहा है। ताहद्दे निगाह गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में ट्रैफिक वार्डन्स भी जो हैं वो नाकाम नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल अबतर है और ट्रैफिक का ये इज़्दहाम जो है शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। मुख्तलिफ शाहराहों से आपको अपडेट कर रहे हैं। मकसद ये है कि ऑल्टरनेट रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए। अदरवाइज ऑप्शन ये है, बार बार ये चीज़ आपको अपडेट की जा रही है कि गैर ज़रूरी तौर पर जितने भी सफ़र से गुरेज किया जाए बेहतर होगा, क्योंकि शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त अबतर है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं और अपडेट भी कर रहे हैं कि शहर में ट्रैफिक के हालात क्या हैं। ट्रैफिक वार्डन्स भी अपनी ड्यूटी पर हैं, लेकिन क्योंकि हालात इस कदर बुरे दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल से बाहर नज़र आ रही हैं कि ट्रैफिक को जो है वो किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, शहरी कल भी हमने देखा कि परेशान नज़र आए, आज भी शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो कि अपने दफातर पे अपने कारोबार के लिए जाने के लिए निकले हैं घरों से, उनको शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त आप देख सकते हैं एम्बुलेंसेस भी जो हैं वो ट्रैफिक में जैम दिखाई दे रही हैं। और सबसे अफसोसनाक चीज़ जो कल हस्पतालों से रिपोर्ट हो रही थी कि क्योंकि ट्रैफिक के इतने बुरे हालात थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहे थे। वो मरीज़ जो कि अस्पतालों की तरफ जा रहे थे उनसे अस्पतालों की तरफ रुख करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल कल भी इंतहाई अबतर थी और अब भी आप देख सकते हैं गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हैं। मौजूद हैं फरहान, कहाँ मौजूद हैं और क्या हालात हैं यहाँ? देखिए, इस वक्त मैं स्कीम मोड पर मौजूद हूँ और जो स्कीम मोड यतीम खाना दोनों साइड पर कंटेनर लगाकर ट्रैफिक बंद कर दी गई है। मुल्तान रोड मुकम्मल तौर पर बंद है क्योंकि ये मरकज भी है तरीक़ा लब्बैक या रसूलुल्लाह का, और इस वक्त यहाँ पर 250 से 300 से ज़ायद जो कारकुनान है वो मौजूद हैं और कारकुनान ने जहाँ जहाँ कंटेनर लगाए हुए हैं या अब रुकावटें खड़ी हुई हैं वहाँ पर खड़े हुए मौजूद हैं। इस वक्त शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जो इन शहरियों को पता नहीं है कि स्कीम। ठीक है, फरहान हमारे साथ मौजूद थे। स्कीम मोड और यतीम खाना पर इस वक्त कंटेनर्स लगा के रास्ते भी बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है बुरी तरह से मुतासर है। अब ये वो रोड्स हैं, आपको अपडेट करने का मकसद ये
है कि इन रोड्स की तरफ जो है आप भी रुख ना करें ताकि ट्रैफिक के बुरे हालात से बच सकें। स्कीम मोड़ और इसके साथ साथ यतीम खाना, चुंगी अमर सदू, यहाँ पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हैं जिसकी वजह से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। वार्डन्स भी मौजूद हैं लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल से इस वक्त बाहर नजर आ रही है। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और अपडेट रखेंगे शहर के तमाम हालात से। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अब जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर लाहौर में रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं जिनको फॉल कर दिया गया है। 30 के करीब ये रमज़ान बाज़ार हैं जहां पर सस्ती अशिया शहरियों के लिए फराहम की गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है रमज़ान बाज़ार लगाने का असल मकसद क्या है और जिस मकसद के लिए रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं आया वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। रमज़ान बाज़ार में कहा यह जा रहा है कि चीनी भी आपको सस्ते दामों मिल रही है, मार्केट से 65 रुपये में यहाँ पर चीनी दस्तयाब है। आटा जो है वो भी आपको कम कीमत पर मिल रहा है, दीगर अशिया की भी कीमतों में कमी की गई है। अब बहुत सारे शहरी ये कह रहे हैं कि जी जब वो चीनी की खरीदारी के लिए जाते हैं तो चूंकि लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं तो तलब व रसद का इशू भी आ रहा है। इंतजामात यहाँ पर कैसे हैं कोविड की वजह से, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो SOPs फॉलो करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। रमज़ान बाज़ारों के इंतजामात प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। तारुफ आपके साथ कराना चाहूंगी, डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आगाज कर लेते हैं। शहर में 30 रमज़ान बाजार लगाए गए हैं, क्या इन रमज़ान बाज़ारों के लिए प्लान किया गया है? किस तरह से इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, तलब व रसद का मसला ना हो? ऑब्वियसली जब शहरी टाइम निकाल के रमज़ान बाज़ारों में आते हैं तो ये भी शिकायत आ रही हैं कि चीनी कम फराहम की जा रही है। प्लान आपने क्या बनाया, ये पहले बताइएगा। देखिए, जब भी रमज़ान आता है तो हुकूमत एक सब्सिट्यूट ज़रूर प्रोवाइड करती है एक आम शख्स को, स्पेशली उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जो कि गरीब हैं, पूर लोग हैं। अब आपको पता है मुनाफा खौर भी उसमें सरगर्म हो जाते हैं रमज़ान के अंदर, पैसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बाहर के मुल्कों में उलट होता है, जब वहाँ पे इवेंट्स आते हैं तो लोग खुद ब खुद कीमतें कम करते हैं या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डिमांड सप्लाई में भी ऑब्वियसली गैप क्रिएट होता है, डिमांड बढ़ जाती है रमज़ान के अंदर। सो इसकी वजह से एक सब्सिट्यूट के तौर पे गवर्नमेंट रमज़ान बाज़ार लगाती है उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को डील करने के लिए। हमने 30 रमज़ान बाज़ार इस दफ़ा लगाए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, और उसमें जो उसके हाईलाइट्स हैं जो कि मेरे ख्याल एक लैंडमार्क डिसीजन था इस दफ़ा, वो चीनी के ऊपर था। बिल्कुल चीनी बाज़ार में आपको पता है कि 100-120 रुपये पे हो गई थी। गवर्नमेंट ने ड्रास्टिक स्टेप्स लिए और उसको 85 रुपीज़ पर लेकर आए। अभी 85 रुपीज़ के ऊपर जो भी चीनी फराहम करता है वो जेल में जाता है, उसके खिलाफ पर्चा होता है। सो अभी ऑलमोस्ट कंट्रोल है 85 रुपीज़। बहुत कम जगहों पे जहाँ वॉल्यूशन होती है, हमें रिपोर्ट होती है, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में 65 रुपये की चीनी हम दे रहे हैं। सही 20 रुपये की सब्सिडी है, और इतनी बड़ी सब्सिडी मेरे ख्याल में आज तक शायद कभी नहीं दी गई चीनी के ऊपर या किसी भी। और यही वजह है ना कि लोग खरीदारी के लिए भी जा रहे हैं। अब वहाँ पर चीनी की फराहमी होना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या प्लान किया? चीनी वाफर अवेलेबल है। सही। और सिर्फ इशू ये है कि हकदार को मिलनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं जिनका हक है उनको मिलनी चाहिए। मैं परसों रमज़ान बाज़ार में जब गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि चीनी के स्टॉल पे शादमान के बाज़ार में 2 लाइन्स थी, एक ख़वातीन की थी और एक मर्द हज़रात की थी। 2 किलो की चीनी का पैकेट हम दे रहे थे सबको, जो कि एक ख़ानदान के लिए हफ़्ता काफ़ी है। अगर 5 से 6 लोग हैं तो हफ़्ता आराम से चल सकती है। सो एक खातून वो भी लाइन में खड़ी थी, उनकी 2 छोटी बच्चियां भी लाइन में खड़ी थी, उनके खावंद भी लाइन में खड़े थे, उनके 3 बच्चे भी लाइन में खड़े थे। कम से कम 9 से 10 अफराद लाइन में खड़े हुए थे। सो अगर इतने फैमिली एक चीनी एक टाइम में तकरीबन 15 से 16 किलो लेके जा रही है और अगले दिन दोबारा घंटे बाद के बाद दोबारा आ जाए वहाँ पर, बिल्कुल, तो ये जिसको हक मिलना चाहिए था वो तो मिलेगा नहीं, और ये आगे बिक जाएगी और बिकने के बाद ये सेल होगी 85 की। बिल्कुल, तो इसको ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसमें मेरी लोगों से वहाँ पर रिक्वेस्ट भी है कि लोग ज़रूर इसमें हमारा ताउन किया करें कि ये किसी का हक ना मारे। अच्छा, इसके लिए आपने फिर फिंगर मार्किंग, इसके लिए हमने फिर फिंगर मार्किंग इसलिए स्टार्ट की है कि हमें कम से कम इल्म हो, कम से कम नेक्स्ट डे तो ना आए ना, उस दिन ना आए, नेक्स्ट दिन ना आए। चलो एक खानदान एक दफ़ा ज़्यादा ले गया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना वो आ सके। कम से कम 5-6 दिन फिंगर मार्क रहता है आपका, 5 से 6 दिन इसका। हमारे पास तो 4 हम CNIC भी ले सकते थे, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें CNIC निकालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है। हमने अभी 18 साल से 60 साल एज कर दी है। ठीक है। सो 18 to 16 ईयर्स जो एज है, हम उसके मुताबिक दाखिला भी करवा रहे हैं कि इससे 18 साल से कम के बच्चे ना आए। यूजली 16 साल
से जो बच्चे हैं वो ना आए बाजार के अंदर, 60 साल से ऊपर बुजुर्ग भी ना आए, रिक्वेस्ट है हमारी कोविड की वजह से। कोविड के हालात ऐसे हैं कि थर्ड वेव इज वेरी लीथल एंड डेंजरस, इसको तो बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये रीजन है जिसकी वजह से हमने ये इकदाम किए हैं। हम इसको देखते हैं आगे, अभी देखेंगे डीसी साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं। शहजाद ने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त रमजान बाजार में मौजूद है। शहजाद, बताइएगा रमजान बाजार के इंतजाम आप कैसे देख रहे हैं? चीनी और आटा की फराहमी के हवाले से कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर तलब व रसद में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा। ये भी कहिएगा जो शहरी वहाँ खरीदारी के लिए आ रहे हैं वो क्या मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? कहीं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जा रहा अगर सस्ती चीजें मिल रही हैं तो? जी बिल्कुल, डीसी साहब ने इस हवाले से वाजे किया कि जो लोग हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी लेने के लिए अपनी पूरी फैमिली को साथ ले आते हैं, तो इस बात में बहुत हद तक सदाकत है। ये चीज़ें हमने भी शहर के बहुत से रमज़ान बाज़ारों में ऑब्ज़र्व की हैं और लोगों की इसी तरह की सरगर्मियों के नतीजे में बाज़ रमज़ान बाज़ारों के अंदर चीनी की किल्लत भी देखी जा रही है। अगर हम बात करें शादबाग रमज़ान बाज़ार की, तो इस वक्त वहाँ पे चीनी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, चीनी का स्टॉक मौजूद नहीं है। इस तरह चाइना स्कीम के इलाके में जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, इसमें भी चीनी का स्टॉक जो है वो यकसर तौर पर ख़त्म हो चुका है। तलब व रसद के अंदर हमें तवाज़ुन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं शादमान रमज़ान बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। शादमान रमज़ान बाज़ार के अंदर मटन और बीफ के जो स्टॉल्स हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का एक स्टॉल लगाया गया है और इसके अलावा शहर के मुतअद्दिद रमज़ान बाज़ारों से भी यही इतलात मसूल हो रही है कि वहाँ पर भी मटन और बीफ के स्टॉल्स नहीं हैं। शायद हुकूमत ने ये सोचकर नहीं लगाया कि यहाँ पे आने वाले लोग गरीब हैं, वो बीफ और मटन अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद ये बात है, इसलिए रमज़ान बाज़ारों के अंदर मटन और बीफ के स्टॉल जो हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी सबसे अहम बात डीसी साहब ने इस हवाले से जिक्र किया कि जो बच्चे हैं उनको रमज़ान बाज़ारों के अंदर ना लाया जाए। तो डीसी साहब की और पंजाब हुकूमत की इन गुजारिशात पर शहरी अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त शाद बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पे भी बच्चों की आमद का सिलसिला जारी है और ये बात समझ से बालातर है कि कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद लोग अपने बच्चों की ज़िंदगियां दांव पर लगाकर ये कहिएगा कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा। शहरी क्या कह रहे हैं? मुतमईन है यहाँ पर जो अशिया फराम किए? सेकेंडली SOPs फॉलो किए जा रहे हैं रमज़ान बाजार में? क्योंकि डीसी साहब यहाँ मौजूद है, जो इशूज़ आप हाईलाइट करेंगे आई होप कि उनको देखा जाएगा और उस पर सख्ती से फिर अमल भी किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर शायद ज़रूरिया की सब्जियों की फलों की क्वालिटी की बात करें तो बहुत हद तक बेहतर क्वालिटी की सब्जियां, फल और दीगर बुनियादी शायद ज़रूरिया जो हैं वो फराम की जा रही हैं। सिर्फ चीनी के हवाले से तलब व रसद का जो तवाज़न है वो कुछ बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जो रमज़ान बाज़ारों के दाखिली रास्ते हैं उन दाखिली रास्तों पर सख्ती की जानी है कि जो फैमिली भी अपने बच्चों को साथ लेके आए तो वहाँ से बच्चों को दाखिले की इजाज़त ही ना दी जाए। शहरियों से अगर हुकूमत या डीसी साहब अपील करते रहेंगे तो शहरी तो इस पर अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहे और रमज़ान बाज़ारों के अंदर बच्चे लाने का सिलसिला जारी है। और ये बात समझ से बालातर है कि रमज़ान बाज़ारों के अंदर बच्चों ने कौन सी शॉपिंग करनी है जो बच्चों को लाया जा रहा है, इसलिए रमज़ान बाज़ारों के ताउन के बगैर जो है वो ये चीज़ें मुमकिन नहीं बनाई जा सकती। शहजाद, ये कहिएगा मार्केट से सब्जियां कितनी सस्ती मिल रही हैं? क्योंकि हम हर रोज़ अपडेट करते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब हम शहरियों को बता रहे हैं कि इतने मुनज़्ज़म अंदाज में अगर रमज़ान बाजार लगाए गए हैं तो ये भी गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो आ रहे हैं मार्केट में, आटा चीनी के अलावा सब्जियाँ और दीगर चीज़ें भी उनको कम प्राइसेस पर अवेलेबल हैं यहाँ पर? अगर इसको हम ओपन मार्केट से कंपेयर करें तो ओपन मार्केट से इनका कुछ 40 से 50 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर जो सरकारी नरखनामा जारी किया जाता है उससे हमेशा 5 रुपये से लेके 20 से 25 रुपये इजाफी कीमतों पर सब्जियां और फल जो हैं वो फ़रोख्त होती हैं। और अगर हम रमज़ान बाज़ारों को इसके साथ कंपेयर करें तो रमज़ान बाज़ारों में आम नरखनामे से जो है वो 15 से 20 रुपये कम कीमतों पर यहाँ पे जो सब्जियां और फल हैं वो बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए ओपन मार्केट से इसका मुआवजा मजमूई तौर पर किया जाए तो तकरीबन 40 से 45 रुपये फ़ी किलोग्राम का फ़र्क पड़ जाता है। और इस हवाले से शहरी जिनसे हमारी बात भी हुई वो मुतमईन नज़र आए। उनका ये कहना है कि जो सब्जियों और फलों का मियार ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तय किया गया है और इस पर सख्ती की जा रही है, इस हवाले से ज़रूरी अमर यह है कि पूरा महीना इसकी कड़ी निगरानी की जाए ताकि कहीं पे सब्ज़ी फरोश और फल फरोश जो हैं वो कहीं ऐसी सब्जियां लाना ना शुरू कर दें जिससे शहरियों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो।
ठीक है, थैंक यू सो मच। शहजाद खान अब्दाली इस्मान रमज़ान बाजार से हमारे साथ मौजूद थे। इश्यूज जो उन्होंने हाईलाइट किए हैं, डीसी साहब से मैं जानना चाहूँगी। डीसी साहब, चीनी का इशू आ रहा है, ये मेरे ख्याल से एक चैलेंज भी है। देखिए, शादमान में जो खड़े हुए चीनी अवेलेबल है, जो दो बाकी आज थोड़ा सा इशू है, आज रोड्स ब्लॉक की वजह से बिल्कुल रसद में हमें थोड़ा सा सुबह के टाइम, लेकिन अभी चीनी हमारे वाफर मौजूद है। सही। तमाम मैं अभी चेक करके आया था, तमाम बाजारों में पहुंच चुकी है, सवाए एक दो के जहाँ पर रोड ब्लॉक था वहाँ पर पहुंच नहीं सकी थी। तो मे बी उसी का हाईलाइट कर रहे थे उन बाजारों का, लेकिन वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अल्टरनेट रूट से। ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं पहुँच सक रहे थे, आपके इल्म में है, रात पूरी हम रोड पर रहे हैं। सो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि प्लीज़ रोड्स को ना बंद करें, रोड्स को ओपन करें, अशाए खुर्दनोश पहुँचने दें, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचने दें हॉस्पिटल्स के अंदर। कोविड के बहुत से पेशेंट्स वहाँ मौजूद हैं, सो इस वजह से ये इशू हो सकता है। अदरवाइज चीनी वाफर मकदार में मौजूद है हमारे पास चीनी का कोई इशू नहीं है। चीनी हम सबको दे रहे हैं, सिर्फ उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बीफ की बात की है, बीफ मटन वहाँ मौजूद होता है। मैं कल भी गया था, शादमान में मौजूद था। आज अगेन इशू में भी वही हो कि रोड ब्लॉकिंग की वजह से वहाँ चीज़ ना पहुँच सकी किसी जगह के ऊपर, वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे कि मे भी हमें एक आध बाज़ार को कुछ टेम्प्रेरी क्लोज भी, शाहदरा के पास जो बाज़ार है वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा मसला है, वहाँ पर क्लोज भी करना पड़े थोड़ी अरसे देर के लिए, लेकिन चीज़ें मौजूद हैं, पहुँचेगी। आपने देखा कि कीमतें जो हैं बिल्कुल वो सब्जी और फलों की 25 से 30% कम है कीमतें, और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। टमाटर, प्याज और आलू जो बेसिक इस्तेमाल होता है, बेसन, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और कम कीमत का है। चीनी इंतहाई कम कीमत की है। आटा 375 रुपए का 10 kg है, जो कि मार्केट में हम 460 का यूजुअली बेचते हैं। बहुत बड़ी सब्सिडी है वो भी। अच्छा, अभी पूरा माह मुबारक इंशाल्लाह चलना है, तो ये चीज़ें इंश्योर की जाएंगी कि किसी भी चीज़ की किल्लत ना हो। आपकी टीमें मुतहरिक हैं, हर रोज़ की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है? जी, मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और हमने पूरी एक इसका सिस्टम डेवलप किया हुआ है और सिस्टमेटिकली हम चल रहे हैं। हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, ADCR, ADCG, ADC फाइनेंस और तमाम हमारे जो अफसरान हैं, रेवेन्यू स्टाफ, कॉर्पोरेशन स्टाफ, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, पूरा एक ऑपरेशन होता है इसका। हमने लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करना होता है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे और लोगों को सस्ती अशिया, म्यारी अशिया कम कीमत पर इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जैसा कि शहजाद ने भी जिक्र किया, बच्चे रमज़ान बाज़ारों में नज़र आ रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल से शहरियों की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो मत जाएं, बच्चों को मत लेके जाएं। थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इस पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी अभी हमने कल लोगों से अपील की थी कि प्लीज़ बच्चों को साथ ना लेकर आएँ। अभी आज की सूरत हाल देखते हैं, आज सूरत हाल कैसी रहती है। कल फिर आहिस्ता आहिस्ता हम रिस्ट्रिक्शंस जो है इस पर ज़्यादा लगाना स्टार्ट कर देंगे और एंट्री बंद कर देंगे फिर उन लोगों की जो बच्चे साथ लेकर आएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर स्ट्रिक्टली जो है। दूसरा, SOPs, मास्क पर पाबंदी जो है वो ज़रूरी है। डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हमने देखा इस दफ़ा रमज़ान बाजार जो हैं वो बड़े पैमाने पर भी लगाए गए हैं। तो ये इंश्योर किया गया है जितने भी अंदर स्टॉल्स लगाए गए हैं कि कम से कम जो भी खरीदारी के लिए आ रहा है डिस्टेंस मेंटेन करे और मास्क लगाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मास्क के बगैर नो एंट्री है। ठीक है, आने के बाद कोई मास्क उतार देता है तो मास्क भी वहाँ हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम देते हैं, लेकिन मास्क पर एंट्री हम नहीं करने देंगे। ये हमने ऑलरेडी ये बड़ा लाउड एंड क्लियर लोगों को बता दिया है और विल मेक इट श्योर कि कोविड का SOPs का ख्याल ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर ये देखें गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया। हमने एज एडमिनिस्ट्रेशन ये रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार ना लगाए जाएँ। सही। आपको पता है लास्ट टाइम नहीं लगे थे कोविड की वजह से। ये जो लहर है तीसरी, ये बड़ी ही डेंजरस लहर है। सो लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे अगेंस्ट ये फैसला किया लोगों की भलाई के लिए कि लोगों को सस्ती अशिया प्रोवाइड करनी है एट एनी कॉस्ट, लेकिन SOPs के साथ। तो हम तो SOPs इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। आपको पता है हमने 90% पूरे शहर के अंदर SOPs मास्क का इम्प्लीमेंट करवाया है, लेकिन ये अभी भी अगर लोग हमारे साथ ताउन नहीं करेंगे, 1 साल के बाद, साल हो गया इस पूरी वबा को, तो फिर ऑब्वियसली अब यहाँ पर हम फौज तो नहीं बुलाएंगे कि फौज के जरिए मास्क करवाएं लोगों को। डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि शहरियों को बार बार रियलाइज कराया जाए कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपनी ही होती है, जिन पर हमने खुद ही देखना है। अगर बाहर कहीं जाना है तो SOPs का ख्याल रखना है। राव साहब ने भी एक की कि 2 रेट भी मिल रहे हैं एक रमज़ान बाजार में, आलू एक रेट पे मिल रहा है और एक अलहदा से स्टॉल, उसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा जो एक स्टॉल होता है जो कि सब्सिडाइज स्टॉल है, ठीक है, वो होता है एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप। सही।
वहाँ पर हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ से 25% कम कीमत पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी जो स्टॉल जितने भी होते हैं वो आम जो डीसी रेट होता है उससे थोड़ा सा कम हम रिक्वेस्ट करते हैं सब्जी वालों को, फलों वालों के, वो अपना थोड़ा रेट घटाएं और आए लोगों को प्रोवाइड करें। सो जो एक सब्सिडाइज स्टॉल है जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है वो डिफरेंट स्टॉल, उस एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप कहते हैं, वहाँ वाफर मकदार में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो तो सब्सिडी की फॉर्म में। बाकी लोग जो है वो डीसी रेट से थोड़ा सा कम रेट पर लोग खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए 2 रेट्स होते हैं। सो पीपल हैव अ चॉइस कि वो जिस पे जाना चाहते हैं जाएं, हमारे दोनों सब्सिट्यूट अवेलेबल है हमारे। सही। अच्छा, एक और चीज़ कि रमज़ान बाजारों की वजह से बाकी शहर तो नहीं नज़रअंदाज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरी मार्केटों में भी जाते हैं, वहाँ पर अब सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चीज़ें फराहम करना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए क्या प्लान? देखिए, हमारे पास तकरीबन 48 मैजिस्ट्रेट्स हैं, प्राइस मैजिस्ट्रेट्स, जो कि हमें कम से कम यहाँ पर 200 मैजिस्ट्रेट्स चाहिए, और हमने रिक्वेस्ट की हुई है होम डिपार्टमेंट को कि हमें मैजिस्ट्रेट्स और प्रोवाइड किए जाएँ, लेकिन अभी तक हम मैजिस्ट्रेट्स कुछ वजूहात की बिना पे मिल नहीं सके। सो अगर मैजिस्ट्रेट्स में ज़्यादा हों तो हम बहुत इफेक्टिवली हम कार्रवाई कर सकते हैं सारी, लेकिन इस 48 के साथ भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बहुत लिमिटेड रिसोर्स है, हमने बाज़ार भी चलाने हैं, बाकी मार्केट्स भी चलानी है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको चलाएँ और विगरसली चलाएँ और इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट चलाएँ। इंशाल्लाह पूरा हम इसको देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। सही जी। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है और बात करनी है ज़बरदस्त पोलियो कैंपेन जो इस वक्त चलाई गई, जिससे हमने अभी जो नताइज हासिल हुए हैं उसके मुताबिक जी शहर लाहौर जो है वो पोलियो फ्री करार दिया गया है। अब बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने इसको बरकरार रखना है, आगे की प्लानिंग क्या है, और फिर कुछ बात करेंगे कोविड के हवाले से भी जो मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कार्रवाइयाँ कर रही है, इस पर भी हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। डीसी लाहौर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ, शहर लाहौर जो है वो पोलियो फ्री हुआ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसको आपने बरकरार रखना है, क्या आगे के लिए प्लान किया जा रहा है? देखिए, हमने पिछले 4 से 5 महीने में बड़ी विगरस कैंपेन्स की हैं, और कैंपेन्स को ना सिर्फ इस दफ़ा कुछ कैंपेन में हिकमत अमली को तब्दील भी किया गया जो ये नताइज हासिल हुए? ये मार्च के सैंपल्स थे, ये अभी जो आए हैं जो मार्च के महीने में सैंपल्स थे, इसका मतलब मार्च से पहले की जो कैंपेन्स है ये उसके बारे में था मामला। सो ये कैंपेन बहुत विगरस थी, हम अक्टूबर नवंबर से लगे हुए हैं इसके ऊपर, और हमने बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की कोशिश की, हर बच्चे को वैक्सीनेट किया जा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सैंपल्स नेगेटिव हो गए। इसको मेंटेन करना एक इशू है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी इसको रहना बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। तो इंशाल्लाह मैंने कल भी इस पर मीटिंग की, एक फीडबैक मीटिंग की, जिसमें हमारे एक्सटर्नल पार्टनर्स WHO तमाम मौजूद थे, मेरे DDHOs मौजूद थे, तमाम पोलियो वर्कर्स जो हैं जो दिन रात काम करते हैं इन कैंपेन्स के दौरान, और साथ साथ जो हम आपके जो बाकी लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो पूरे शहरी हैं जो ताउन करते हैं हमारे, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ हर दफ़ा ताउन करते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी ताउन जारी रखें, क्योंकि ये जब तक वो पेरेंट्स ताउन नहीं करेंगे हमारे साथ, हमारी टीम्स जाएंगी भी सही तो वो किसी न किसी मिस हो जाता है बच्चा, तो मिस तो एक भी होता है तो हमारे लिए फिर वो उसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, वो ख़तरा है बाकी बच्चों के लिए। सो इंशाल्लाह हम इसे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। अब हम जो करने जो जा रहे हैं, हमने 3-4 महीने कल इनको टारगेट्स दिए हैं, हम माइक्रो प्लान को रिवाइज करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं, हम HR ज़्यादा करने जा रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की हमारे इशूज़ हैं, हम उसकी क्वालिटी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर करने जा रहे हैं। हमारे पास मई में अब कैंपेन आ रही है नेक्स्ट। सो ये इन चीज़ों की वजह से हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अगली कैंपेन मेरी बेहतर होंगी, हम इसे मेंटेन करेंगे। सही। और इस पे शहरियों का ताउन अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको अचीव तो किया गया है, लेकिन अगर आप इसमें अपना ताउन रखेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी हालात जो हैं वो इसी तरह से बेहतर हमें नज़र आएंगे। कुछ मौजूदा कोविड की सूरत हाल को देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि SOPs पर इस वक्त अमल दरामद कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ख़ास तौर पर जब हमारे रिपोर्टर्स बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से रिपोर्ट करते हैं ना, वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। माह रमज़ान में सहरी अफ्तारी के औकात में लोगों ने आना जाना भी, बाज़ारों से ख़रीदारी भी करनी है, बहुत रश होता है, किस तरह? देखिए, हमने मास्क कम से कम अब लोग पहनना स्टार्ट हो गए हैं, आपको बाइक्स पे भी मास्क पहनने मिलेंगे लोग, लेकिन एक जो बिहेवियर चेंज है वो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी नहीं आता। 1 साल हो गया, 1 साल में लोगों ने इसको, कुछ ने लाइट लिया, कुछ ने जिसको इसका असर हुआ उसमें डेफिनेटली उन्होंने इसको सीरियस लिया, लेकिन वो सीरियसनेस जो हमें होनी चाहिए लोगों में वो भी मौजूद नहीं है। लेकिन हम इस पे SOPs को इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमने तभी 1000 तक पर्चे कर चुके हैं, 1000 के करीब पर्चे मास्क ना पहने पर कर चुके हैं। डेली बेसिस पे शॉप्स रेस्टोरेंट सील होते हैं, डेली बेसिस पे हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं इसके ऊपर। आपके तवज्जुह से आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, मीडिया का, सिटी 42 का स्पेशली। हर रोज़ इस पे बात होती है और उसके बाद भी आप देखें अगर बिहेवियर चेंज नहीं होता सो अब फिर मेरे पास और क्या चाह रहा है, यानी कि हम अपने तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करें, समझा दिया, पर्चे किए, इम्प्लीमेंट किया, जो HR अवेलेबल है उसके जरिए उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। अगर एक आम आदमी नहीं उस पर आ रहा, नहीं पहन रहा, तो फिर ऑब्वियसली लॉकडाउन इज़ द ओनली सोल्यूशन। बिल्कुल। फिर तो हमने अब रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट को कि आप लॉकडाउन करें, एक मैसिव लॉकडाउन करें, क्योंकि पॉजिटिविटी 19% तक जा पड़ी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसमें फिर इश्यूज़ भी हैं कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो लोगों के बिजनेसेस रुक जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, गरीब लोग क्या करेगा, वो कैसे गुजारा करेगा, उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी। तो उस पर गवर्नमेंट एक जो एक बेनवलेंस है वो शो करती है। लेकिन इसमें शहरियों को हमारे साथ ताउन करना चाहिए। मैं बार बार ये एक रिपीटेडली ये बात करता रहता हूँ, आप लोग भी ये करते रहते हैं कि ताउन करें, प्लीज़ ताउन करें, बाहर कम से कम निकलें, बच्चों को ना लेके जाएं, बुजुर्गों को ना लेके जाएं, और 60 साल से ऊपर जितने लोग हैं वो प्लीज़ आएँ और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल है, मेरे पास दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो के अंदर, सही, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, वो वहाँ पर लोग अभी उस तरह नहीं पहुँचे जिस तरह आने चाहिए। सो प्लीज़ आए, वहाँ वैक्सीन अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने इतने खतीर रकम इस्तेमाल करके वो वैक्सीनेशन सेंटर ओपन किए हैं, 4 हम ओपन कर चुके हैं। मीनार पाकिस्तान के साथ है, PKLI में है, रेलवे डिस्पेंसरी में है, एक्सपो का है। प्लीज आए वहाँ पर, बुजुर्गों को जरूर करवाएं वैक्सीन। बिल्कुल, अगर ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है तो आपका ताउन जो है वो हर सूरत दरकार है, वो चाहे कोविड के हवाले से है, वो चाहे वैक्सीनेशन के हवाले से है, वो चाहे हम बात करें रमज़ान बाजार अगर लगाए गए हैं वहाँ पर आपका ताउन चाहिए। बच्चों को मत लेके जाइए, 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो मत जाएं। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि अगर आपके लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं तो आपने भी कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डालना है ताकि हालात को जो है वो बेहतर किया जा सके। DC साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी, तो आप सभी लोग जानते हैं ये है नन्ही गुलकारा फ़िज़ा बतूल, जिनकी आवाज़ तो इंतहाई खूबसूरत है लेकिन ये खुद भी बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। फ़िज़ा से हम गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसका आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? फ़िज़ा मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं, इतना प्यारा कैसे गा लेती हैं आप, कब से गा रही हैं और कैसे ख्याल आया कि सिंगिंग करनी है आपने? यानी जब मैं 5 इयर्स की थी तब यानी पहले तो मेरे भाई गाते थे, तो वो पहले सरजा के पास सीखते थे, सुरताल म्यूज़िक एकेडमी। तो यानी जब वो गाने लगे तो मैंने भी देखा, मैंने कहा ये कैसा गा रहे थे। जो मैंने भी थोड़ी सा ट्राई किया, मैंने भी कुछ गाया कोई सॉन्ग ना, तो फिर जब उन्होंने मुझे सुना मेरे भाई ने तो फिर उनको मेरी वॉइस अच्छी लगी और तो फिर वो भी मुझे सरजा के पास। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि सिंगिंग आप कर सकती हो, अच्छी आवाज़ है, मैंने कहा जी मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, पहले भी किया था। यानी जब मैं गाने लगी ना ऐसे ही मैं गा लेती थी थोड़ा सा, तो फिर मेरे मामा पापा ने भी कहा कि ये तो अच्छा गा रही है, तो फिर इसको हम सिंगिंग कर। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, स्टडी साथ साथ चल रही होती है, तो पेरेंट्स कहते हैं अभी आपने जो है स्टडी के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, और सिंगिंग तो वो चीज़ है कि आपको प्रॉपर साथ साथ हर रोज़ सीखना पड़ता है। हाँ जी। तो पेरेंट्स ने कहा नहीं? पेरेंट्स ने कहा कि यानी पहले जब मैं स्कूल से आती हूँ ना तो फिर स्कूल का सारा काम कर लेती हूँ, 1 o'clock में स्कूल से आ जाती हूँ और फिर 2 hours में यानी स्कूल का काम कर लेती हूँ। फिर एकेडमी का टाइम हो जाता है, फिर मैं एकेडमी चली जाती हूँ, फिर हम 2 hours डेली प्रैक्टिस करते हैं और मैं घर आ जाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। जी, तो 2 घंटे डेली फ़िज़ा प्रैक्टिस करती हैं। फ़िज़ा, मुझे बताइएगा सबसे पसंदीदा सिंगर कौन सा है, किसकी आवाज़ बहुत पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा मैडम नूरजहां बहुत अरे पसंद वाह, है, और वाह। आयमा बेग और आतिफ असलम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत बहुत बड़े नाम हैं जो कि फ़िज़ा को पसंद है। अच्छा फ़िज़ा, मैडम नूरजहां का कोई गाना ही सुना दें। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ सोने दी तवी। जी ज़रूर। सोने दी तवी तेरी जे मैं होंदी ढोले ना हो ढोले ना, सोने दी तवी तेरी रंदी गल नल लगे तेरे सावां दे नेड़े नेड़े, किवें बड़ा जानिया ओ जानिया होए सोने दी तवी तेरी जे मैं होंदी ढोले ना हो ढोले
तवी तेरी दे नाल बड़ी खार वे वंड लिया इन्हें मेरे नाल तेरा प्यार वे मैनू तवी तेरी दे नाल बड़ी खार वे वंड लिया इन्हें मेरे नाल तेरा प्यार वे ए सोकन सोने रंग दी नहीं लगदी मैनू चंगी ओ गला दे हानिया ओ हानिया होए सोने दी तवी तेरी जे मैं होंदी ढोले ना हो ढोले ना सोने दी तवी तेरी। वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ के साथ साथ अंदाज़ आपका बहुत खूबसूरत है। इसमें भी काम करती हैं क्या कि गाना जब गाना है तो तमाम एक्सप्रेशन होने चाहिए? यानी जो हमारे सर हैं वो हमें यानी सॉन्ग तो सिखाते ही हैं और साथ उसके साथ एक्सप्रेशंस भी सिखाते हैं कि उसमें एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं किसी भी सॉन्ग में। जैसे कोई सैड सॉन्ग है, सैड सॉन्ग में यानी सैड एक्सप्रेशंस आते हैं, जिस तरह कोई और सॉन्ग है इस तरह। सही। अच्छा मुझे फ़िज़ा ये बताइएगा, अब आप जिस तरह से सीख रही हैं क्या प्लान है आगे? मुसलसल ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगी, टाइम ज़्यादा देती रहेंगी, क्या प्लान किया अपने फ्यूचर के लिए? यानी मैंने तो सिंगर भी बनना है और इसके साथ साथ क्योंकि सिंगिंग तो चल रही है और सिंगर तो मैंने बनना ही है वैसे, और इसके साथ साथ मुझे साइंटिस्ट का भी शौक़ है। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आगे का, अब आपने बता दिया कि सिंगिंग तो आपने करनी है, इसके लिए मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे जितने कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसको ज़्यादा मेहनत करके ही आप आगे लेके चल सकती हैं। तो क्या प्लान किया है? मुसलसल ये सीखती रहेंगी जब तक आप चाहती हैं? हाँ जी। सही, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपने स्टडी भी साथ साथ करनी है, सीखते भी रहना है और ये बड़ा चैलेंज बन जाता है। मुझे ये बताएं, फैमिली में, दोस्तों में आप तो सबको गाने सुनाती रहती होंगी, जहाँ बैठती होंगी सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं। जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं, जब फ्री पीरियड होता है ना हमारा, तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं चलो मुझे ये वाला सुनाओ, ये वाला सुनाओ, ये वाला सुनाओ। तो मैं इतनी हैप्पी होती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हूँ कि मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं ये वाला सॉन्ग सुनाओ, वो वाला सुनाओ, तो मुझे बहुत अच्छा पंजाबी गाना कभी गाना मुश्किल नहीं लगा? प्रॉपर उसको याद करना पड़ता होगा, फिर सीखना? थोड़ी सी पंजाबी मुश्किल लगती है मगर ना मैं नेट से लिरिक्स निकाल लेती हूँ और फिर देख लेती हूँ, यूट्यूब से पहले सॉन्ग सुनती हूँ और फिर लिरिक्स निकाल लेती हूँ। सही। अच्छा एक गाना जब आप मुसलसल उसको सीखना शुरू करती हैं कितना टाइम लगता है आपको एक गाना प्रॉपर तैयार करने में? कभी जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सॉन्ग्स होते हैं उनमें तो एक दिन भी लग जाते हैं कभी। कभी के साथ पढ़ाई भी तो करनी होती है ना, वैसे वो तो मैं मैनेज कर लेती हूँ मगर मामा तो ये मेरी कहती है कि सिंगिंग तो क्योंकि चल रही है मगर ज़्यादा फोकस ना अपनी पढ़ाई पर भी करना चाहिए। सही। तो सिंगिंग तो चल रही है लेकिन साथ साथ अपनी स्टडी को भी लेके चलना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आपकी स्टडी अच्छी नहीं होगी आप बाकी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो फ़िज़ा से हमें इजाज़त चाहिए। फ़िज़ा थैंक यू सो मच, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, जाते जाते कोई बहुत ही प्यारा सा गाना अपनी आवाज़ में हमें सुना कर जाएँ ताकि हमें भी पता चले कि फ़िज़ा कितना ज़बरदस्त गाती है। जी फ़िज़ा। ठीक है, मैं आपको सुनाती हूँ होना था प्यार। जी ज़रूर। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नज़र चेहरे हजार, होना था तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार।
ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है फिज़ा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बहुत ही प्यारा आप गाती हैं। तो हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे, इसी तरह से अपनी इस कामयाबी का सिलसिला जारी रखें और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाती रहें। बिलाशुबा नाज़रीन, इस तरह के बच्चे जो हैं इंस्पिरेशन होते हैं उन लोगों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि अगर उनमें टैलेंट भी है तो उनके पास प्लेटफॉर्म की या तो कमी है या तो स्टडी के साथ ये चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते। तो फिजा हमारे सामने एक मिसाल बैठी है, ये आपका पैशन होता है जो आपको कुछ भी कर गुजरने का जज्बा जो है वो दे देता है। बस आपने सोचना है और कर गुजरना है, मंजिल आपकी दूर नहीं होती, बस इसके लिए मेहनत दरकार होती है। फिजा थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।